इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए बेटा आज ही सभी चलिए स्टार्ट करें बेटा। पहले रिवीजन देखेंगे, है ना। पहले रिवीजन देखेंगे कि जो आपके पास वेल्डिंग से स्टार्ट करेंगे रिवीजन को, क्या चल रहा था हमारे पास, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा कनेक्शन चल रहा था, कनेक्शन में हम पार्ट सेकंड पे आ चुके थे और पार्ट सेकंड का नाम आपके पास क्या था, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग आपके पास किसका पार्ट होता है? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा सरफराज। फिर बात करते हैं कि जो कनेक्शन आपके पास रहता है वेल्डेड वाला, वो स्टैटिक का पार्ट रहता है। ये आपके पास इफिशिएंसी 100% होती है, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी होल नहीं होता। तीसरी बात करते हैं कि यहाँ स्लैग को रिमूव कर देते हैं, किससे बचने के लिए? कोरोजन से बचने के लिए। टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला जो टेस्ट है उसका नाम आपके पास क्या था, अल्ट्रासोनिक। किस में करेंगे? स्टील स्ट्रक्चर में। डाई पेनिट्रेशन किस में करेंगे? पाइप में लीकेज चेक करने के लिए। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किस में करेंगे? आपके पास वेल्डिंग में। किसको चेक करने के लिए? क्रैक्स को चेक करने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कितने टाइप के पास आपके पास वेल्डेड कनेक्शन होते हैं? 2, एक फिलेट और दूसरा आपके पास होता है बट वाला। दोनों में से बेस्ट कौन सा है? बट वाला है। क्यों है? क्योंकि उसमें एसेंट्रिसिटी नहीं होती, बस प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन से। फिलेट वाले की बात करेंगे तो फिलेट वाले के अंदर आपके पास यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन पर्पस से यूज करते हैं और ये बेस्ट नहीं होता क्योंकि इसमें एसेंट्रिसिटी होती है। मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड बोलेंगे फिलेट में या बट के अंदर, तो वो बेटा कितनी होती है? वो आपके पास होती है 4S होती है। कितनी होती है? 4S होती है। ठीक है, कितनी होती है? 4S होती है। फिर बात करते हैं डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग का पहले जो पार्ट था उसे कहते हैं सिंगल साइड पेनिट्रेशन ऑफ बट जॉइंट, जिसका आपके पास फॉर्मूला आपके पास कैसा था? L इफेक्टिव इंटू 5/8 इंटू T मिनिमम इंटू फेलियर की नहीं होता तो F5 डिवाइड बाय गामा MW। जो गामा MW है ये 1.25 किसके लिए होता है? लैब और वर्कशॉप के लिए। ठीक है, थकते नहीं हो क्यों बेटा? मैं तो 11 बजे से क्लास चल रही है, पहले गेट में थी 11 से 3, उसके बाद में वहां ऑनलाइन था। अब आपकी क्लास से जिस चीज में मजा आता है ना उसमें तुम थकोगे नहीं, ये तो मैं कह सकता हूँ। जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है उस चीज में तुम नहीं थकने वाले। अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं कहता हूँ आप थकोगे, पर आपका जिस दिन मन लगने लग गया मैं कह रहा हूँ आप भी नहीं थकोगे। फिर बात करते हैं, इसको कहते हैं 1.5। जो 1.25 है ये किस में लोगे? लैब और वर्कशॉप में। और 1.5 किस में लोगे? फील्ड के अंदर। जब डबल साइड पेनिट्रेशन करते हैं तो पूरी थिकनेस पर वेल्डिंग हो पाती है। इस कारण से यहाँ पर आपके पास जो ये T मिनिमम था वो कितना हो जाएगा? 1। तो याद रखना सिंगल साइड पेनिट्रेशन के अंदर जो आपके पास थ्रोट कोएफिशिएंट था वो कितना होता है? 5/8। और जो आपके पास डबल साइड पेनिट्रेशन है उसके अंदर आपके पास थ्रोट कोएफिशिएंट कितना होता है? 1 होता है। फिर बात करते हैं आपके पास किसका? फिलेट का। फिलेट का बेटा जो फॉर्मूला था वो क्या था? KS L इफेक्टिव इंटू यहाँ फेलियर होता है, वो भी किस कारण से होता है? शियर। तो 1/√3 और यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं गामा MW से। ये K की वैल्यू क्या है? अगर एंगल कोई नहीं दे रखा तो K की वैल्यू कितनी होगी? 0.7। और ये बेटा किस पे डिपेंड करती है? फ्यूजन फेस पर। अगर आपके पास जो फ्यूजन फेस है वो 60 से 90 है तो कितना होगा? 0.7 होगा। यहाँ वैल्यू कितने से कम करनी है? 0.05 से कम करनी है, तो सिर्फ यहाँ की वैल्यू याद रखो कितना होगा? 91 से आपके पास 100, 101 से 106, 107 से 113 और 114 से लेकर 120। और वैल्यू कितने से कम होगी? 0.07, 0.7, 0.65, 0.6, 0.65 एंड 0.55। और बात करते हैं आपके पास S। ये आपके पास क्या है? साइज ऑफ वेल्ड। अगर मैं S मिनिमम की बात करता हूं तो मैं मैक्सिमम थिकनेस को देखता हूं, और अगर मैं X मैक्सिमम की बात करता हूं तो मैं मिनिमम वाले थिकनेस को देखता हूं। इसके लिए जो टेबल थी वो आपके पास कैसे थी? 3, 5, 6, 8, 10। 0 से 10 के लिए 3, 10 से ज्यादा 20 तक के लिए 5, 20 से ज्यादा 32 तक के लिए 6, 32 से ज्यादा 50 तक के लिए 8 और उससे ज्यादा के लिए 10। 10 कभी भी पूरा नहीं बनाते, पहले 8 का रन करेंगे और उसके ऊपर जितना भी करना है वो आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं S मैक्स। अगर आपके पास जो एज स्क्वायर होगा तो आपके पास होगा T मिनिमम माइनस 1.5 और राउंड होगा तो 3/4 इंटू T मिनिमम। इस तरीके से आपके पास जो फिलेट वेल्ड है वो 2 तरीके से होती है। एक यहाँ पर ये जो वेल्ड है इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो वेल्ड है इसे बोलते हैं ट्रांसफर। इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है? ये वाली स्ट्रॉन्ग होती है, ये वीक
ये वीक होती है। इसका स्ट्रॉन्ग होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेस कैसी होती है, यूनिफॉर्म, और जबकि यहाँ पे स्ट्रेस कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर आपके पास जो लोड है वो इंटेंसिटी कितनी परसेंट होती है, 100%। तो फेलियर से बचने के लिए हम यहाँ पर और यहाँ पर 2s और यहाँ पे भी 2s का क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एंड रिटर्न लगा देते हैं। और जब लेंथ तो वेल्डिंग बहुत ज्यादा आ जाती है तो यहां पर होल करके यहां पर भी वेल्डिंग कर देते हैं, और इसको कहते हैं स्लॉट और प्लग वेल्डिंग। जो यहाँ पे होल या करा जाता है विड्थ, उसका साइज लिया जाता है 3s और 25 mm का, 3s और 25 mm का क्या, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों लिया, क्योंकि यहां पर मैं इसके साइज को चेक नहीं कर सकता, इस कारण से मैं मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर क्या, यहां तक क्लियर है क्या सभी को, यहां तक क्लियर है। चलो अब इसके बाद में बात करते हैं। उसके बाद आपके पास था जिसका नाम है आपके पास इंटरमिटेंट वेल्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट वेल्ड। ये सभी आपके पास बेटा फिलेट के ही टाइप्स आते हैं। ये सभी आपके पास किसके टाइप हैं, ये फिलेट के ही टाइप हैं। ठीक है, अब आपके पास इसमें क्या होता है, देखो डायग्राम देखो, आप खुद ही समझ जाओगे। सर कितनी स्लाइड हो गई बेटा, ये स्टार्ट ही करा है मनीष बेटा, ये अभी स्टार्ट ही किया है, वो अभी तक रिवीजन चल रहा था। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास बीम है, ये मेरे पास बीम है, और इस बीम के ऊपर तुमने क्या रख दिया, ये मेरे पास बीम है और इस बीम के ऊपर तुमने क्या रख दिया, फ्लोर रख दिया। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके यहां पर मैं वेल्डिंग कर दूंगा, यहां पर मैं इसके यहां पे किनारों पर वेल्डिंग कर दूंगा। पर जब मैं जो वेल्डिंग कर रहा हूं ना, वो देखो कैसे कर रहा हूं कि ये आपके पास बीम हो गई, ये आपके पास कोई बीम हो गई। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, बीम हो गई। ठीक है, और ये आपके पास हो गई स्लैब, ये आपके पास क्या हो गई, स्लैब हो गई। बस आपने क्या करा, यहां वेल्डिंग कुछ कुछ छोड़ के किया है। ये जो वेल्डिंग करते हैं ये कुछ कुछ जगह करते हैं, इस तरीके से कुछ कुछ जगह छोड़ के करते हैं। और इस टाइप की वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट वेल्डिंग कहते हैं। अब बात है कि सर ये छोड़ के करने की जरूरत क्यों पड़ी, बेटा होता क्या है कि आपके पास जो लेंथ है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि आप इसको छोड़ छोड़ के भी बनाते हैं ना, तो वो आपके पास कंप्लीट हो जाती है। इस कारण से मैं इसको छोड़ छोड़ के बना रहा हूं, और यही जो छोड़ छोड़ के जो बनाई जाती है, बीच में गैप कर करके बनाई जाती है, इस टाइप की वेल्डिंग को क्या बोला जाता है, इंटरमिटेंट वेल्डिंग। क्या बोला जाता है, इंटरमिटेंट वेल्ड। सबसे पहली बात ये कहां पर करते हैं, सबसे पहली बात ये कहां पर यूज की जाती है, इट इज यूज बिटवीन दी कनेक्शन ऑफ बीम एंड फ्लोर। याद रखना ये नाम डायरेक्टली पूछ रखा है कि कहां पर ये यूज किया जाता है, बीम और फ्लोर के अंदर। सर रेलवे के बैरियर में मैंने देखा था इसे, हाँ बेटा वहां पे भी हो सकता है, जो बैरियर होते हैं वहां पर भी आप यूज करते हैं। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या है, अगर मैं आप इसको सामने से दिखाऊंगा ना, ये व्यू मैंने कहां से दिखाया था, टॉप से। अगर मैं सामने से दिखाऊंगा तो पता है आपको कैसे दिखाई देगा, ये तो मेरे पास बीम हो गई, ये तो मेरे पास क्या हो गई, बीम हो गई, यहां पर और यहां पर। ठीक है, मेरे पास क्या हो गई, बीम हो गई। और बेटा यहां पर मैंने किसको रख दिया, यहां पे मैंने रख दिया फ्लोर को। ठीक है, शायद डायग्राम ऊपर नीचे बना है, बट आप ना बिल्कुल लेवल में बनाना। ठीक है, तो दूसरी बात, इनके बीच का जो एंगल है, फ्लोर और बीम के बीच का एंगल है, वो कितना होता है। सर पिछली क्लास कवर कर रहा था, सो लाइव लेक्चर नहीं ले पा रहा था, तो अभी हो गया है, कोई बात नहीं बेटा। देखो जब भी जागो तभी सवेरा, और अच्छा है आपने पहले के लेक्चर देखे, नहीं तो अभी भी आपको समझ में नहीं आता। मैं इस चीज को अच्छा मानता हूं, जो पिछले लेक्चर देखा और फिर अब आता है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। बताइए कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है फ्लोर और बीम के बीच में, कितना एंगल बन रहा है, बोल दो ना बेटा, 90 डिग्री। तो याद रखना एंगल
between floor and beam is 90 degree in the fillet weld, in the intermittent weld. ओके, इस टाइप की वेल्डिंग में फ्लोर और बीम के अंदर लोडिंग कितना लगता है आपको, वो कितना एंगल बनता है आपके पास 90 डिग्री। अब बात करते हैं कितना लेंथ यहाँ पे जनरली यूज किया जाता है, तो बताते हैं कितना यूज करते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड, मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड required for 100% effectively, required for 100% effectively load transmission कि भाई मतलब कहना क्या चाह रहा है, लोड को ट्रांसफर करने के लिए जो आपके पास यहाँ पर वो आपके पास लेंथ यूज कर रहे हैं ना इंटरमीडिएट वाली, वो आपके पास कितनी होती है 4S 40 mm का मैक्सिमम। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका ये जो आपके पास एक लेंथ रखनी है ना, ये कितनी रखनी है 4S 40 mm का मैक्सिमम, क्योंकि इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है, इतना ही होना चाहिए। बेटा अभी कराया ही है, हाँ रेयर श्री बेटा स्क्रीनशॉट दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मिल जाएगा आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए हो गया क्या? बेटा बता तो दिया 4S 40 mm का मैक्सिमम, संदेह बेटा बताए तो है, ये रहा 4S और 40 mm में से जो भी मैक्सिमम आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पांच मिनट के लिए देख लो। क्लियर? 5 वाला सर एक के लिए लेंथ है, हाँ एक के लिए बेटा, एक के लिए, सभी के लिए 40 mm का क्या करोगे, एक के लिए होता है कि एक के लिए इतना तो रखना ही रखना है तुम्हें, ये कोई दिक्कत ना है, एक के लिए लेंथ होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नोट की। ये नोट क्या कहता है अच्छे से समझना, ठीक है। हुआ क्या, ये क्वेश्चन है आपके पास ईएसी का, ठीक है। हाँ मैं कह सकता हूं नोट्स आप, मैं स्टील के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि जितने सर आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए आपको सिर्फ उनके नोट्स पढ़ लो, वो आपके पास मोर देन सफिशिएंट है, बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, सिर्फ उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाओ, उनके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन ईएसी का है, पर हुआ क्या, यही क्वेश्चन आपके पास गेट में पूछा, यही क्वेश्चन आपके पास एई में पूछा, यही क्वेश्चन आप जेई में भी पूछता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है कि ये जो आपके पास प्लेट है, ये जो आपके पास कोई प्लेट है, वहां पर मैंने आपके पास एक शाफ्ट लगा दिया, वहां पर मैंने आपके पास एक क्या लगा दिया, शाफ्ट, मतलब इस जो प्लेट के ऊपर है, इस प्लेट के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, शाफ्ट लगा दिया, और वो शाफ्ट लगा के वहां पे मैंने क्या कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, वहां पे शाफ्ट लगा के मैंने क्या कर दिया बेटा, वेल्डिंग कर दिया इस जगह पर, ठीक है। ये जो वेल्डिंग करते हैं इसका साइज कितना है, एस, ये जो वेल्डिंग करते हैं इसका साइज कितना है, क्या कहते हैं, एस, ओके।
और कितना अंदर किया है भाई। जैसे कि भाई वेल्डिंग में अगर कर रहा हूं तो मैं कितना अंदर कर रहा हूं, मतलब अगर मैं इसके थिकनेस निकालना चाहूं कि भाई ये थिकनेस कितनी होगी, तो उस थिकनेस को हम क्या बोलेंगे, थ्रोट थिकनेस। उसको क्या बोलेंगे, थ्रोट थिकनेस। और आपको पता है कि थ्रोट थिकनेस आपके पास क्या होती है, K इंटू एस रहती है। K इंटू क्या रहती है, एस रहती है, ठीक है, K इंटू एस। अब आपके पास क्या होता है कि यहां पर शाफ्ट शाफ्ट पर एक टॉर्जन मोमेंट लगा देते हैं। क्या कहते हैं, शाफ्ट पे टॉर्जन मोमेंट लगा देते हैं। अगर मैं इस शाफ्ट के ऊपर कोई टॉर्जन मोमेंट लगा रहा हूं तो बेटा ये रोटेट करेगी, कि रोटेट करेगी। तो कहा जाता है कि जब इसके ऊपर कोई टॉर्जन मोमेंट लग रहा है तो बताओ इस शाफ्ट के ऊपर कितना स्ट्रेस आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास एई में पूछा, क्या कहता है कि ये जो शाफ्ट है इस पे स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, इस पे स्ट्रेस कुछ डेवलप हो रहा है, तो बताओ ये कितने मोमेंट को ले सकता है। मतलब ये जो क्वेश्चन होता है ना, हाँ बिल्कुल सही, T/Z, बिल्कुल सही। यहां पर आपके पास एक फॉर्मूला लगता है, T अपॉन में आपके पास IP इक्वल टू टो अपॉन में R इक्वल टू जी थीटा अपॉन में IP। आपने इक्वेशन कहीं देखी होगी, आपने क्वेश्चन आपने कहीं देखा होगा, है ना, आपने ये चीज कहीं देखी होगी। तो होता क्या है कि जब आपके पास ये दो चीज लेते हैं ना, इन दो से, और इनको जब ड्राइव किया जाता है, जब आप ये दो चीज लेते हैं और इनको आगे ड्राइव करते हैं फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला कुछ निकल के आता है कुछ इस तरीके से, पाई डी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू के एस इंटू आपके पास टो। तो याद रखना ये आपके पास फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले डायरेक्ट ही करना आपको, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन है तो वो आपसे ये पूछेगा, अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन है तो वो आपसे ये पूछेगा, ठीक है, क्लियर क्या। याद रखना क्वेश्चन में एक चीज देगा और दूसरी चीज पूछेगा, ये आपके पास क्वेश्चन है और ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू के एस इंटू टो। क्लियर, बनाइए इसको। जी थीटा अपॉन में एल, जी थीटा अपॉन में एल। एलपी बेटा होता है, आईपी होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सरफराज बेटा आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैंने बताया है कि इन दो को यूज करके मैं इस फॉर्मूले को बनाता हूं। ये फॉर्मूला आपके पास स्टील के लिए जरूरी है, और जो आपके पास ये जो फॉर्मूला है ना वो आप सोम में पढ़ते हैं बेटा, तो क्वेश्चन में देगा ना। हाँ सोम का, मैं कह रहा हूं कि सोम का ये फॉर्मूला मैं यूज करके इसको बनाता हूं, तो आपको वो चीज याद नहीं रखनी, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था, मैं आपको वो बता देता हूं। क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा था वो बता देता हूं। कह रहा था, यहीं पे लिख देता हूं डाटा को। कह रहा था क्वेश्चन के अंदर कि जो डाया ऑफ शाफ्ट है, जो डाया ऑफ शाफ्ट है वो 150 mm है। डाया ऑफ शाफ्ट आपके पास कितना है, 150 mm है। और यहां पे जो आपके पास टॉर्जन लग रहा है वो आपके पास 10 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए लग रहा है, पर मीटर पर लग रहा है। और जो साइज ऑफ वेल्ड आपको दे रखी है, जो साइज ऑफ वेल्ड आपको दे रखी है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 mm। तो कह रखा है बताओ, तो कह रखा है बताओ कि आपके पास शियर स्ट्रेस कितना जनरेट होगा इस मोमेंट के कारण से, बताओ कितना शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। बताइए बेटा कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है।
वेल्ड कितना है 10 mm, वेल्ड कितना है 10 mm। हाँ, शियर स्ट्रेस निकालना है। आपको टी दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर 6, पाई डी कितना दे रखा है 150 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, के नहीं बोल रखा तो कितना लोगे 0.7 इंटू 10, और टो की वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है, हाँ 40.42 न्यूटन पर mm का स्क्वायर, ये वैल्यू है। बिल्कुल सही, शाबाश बड़े संदेह, शाबाश। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आएगा। या मान लो फिर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें ये दे रखा होगा, ये पूछेगा। ये क्वेश्चन हर जगह मैंने देखने को मिला, गेट में भी, आपके पास ईएससी के एग्जाम में भी, आपके पास एई में भी, और मे भी आपके पास जेई में भी पूछ ले, तो कह नहीं सकते। अभी तक तो नहीं पूछा, पर चांस है कि इस क्वेश्चन को पूछ ले। अगर नहीं पूछता तो इस फॉर्मूले को तो पूछ ही सकता है। क्लियर बेटा? ठीक है, चलो यहां पर हमारे पास स्टार्ट होता है पार्ट थर्ड, यहां से हमारा स्टार्ट होता है पार्ट थर्ड, और जो आपके पास पार्ट थर्ड है ना, उसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक कनेक्शन। उससे बेटा क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इसेंट्रिक कनेक्शन। इसेंट्रिक कनेक्शन आपके पास कैसे होते हैं वो बात करते हैं। देखिए, इसेंट्रिक कनेक्शन का मतलब आपके पास क्या होता है कि ये मेरे पास कोई बीम है, ये मेरे पास कोई बीम हो गई। कैसे बीम है, ये बीम कैसी है, कैंटिलीवर। इस बीम के ऊपर लोड लग रहा है यहां पर, और ये यहां से कितनी दूरी पर है, L डिस्टेंस पर। यहां पर लोड लग रहा है P, और यहां से कितने डिस्टेंस पर है, L डिस्टेंस पर। अब होता क्या है कि आपके पास इस लोडिंग के कारण से, अगर आप यहां पर देखोगे ना सपोर्ट पर, इस लोडिंग के कारण से अगर आप यहां सपोर्ट पे देखोगे ना, तो एक तो ये P फोर्स नीचे लग रहा है, तो P फोर्स एक नीचे आ रहा होगा इस बीम पर। कितना आ रहा होगा, P फोर्स नीचे आ रहा होगा, और P इंटू L क्या देगा, मोमेंट देगा। और मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी भाई, मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, P इंटू L, तो कैसे घुमाएगा, ऐसे। तो मतलब यहां पे जो मोमेंट आने वाला है वो कैसे आने वाला है, क्लॉकवाइज। और मैं पूछूंगा कितना आएगा, तो भाई P इंटू L आएगा। तुम क्या बोलोगे, ये सर मोमेंट आएगा और क्लॉकवाइज आएगा, और वो भी कितना आएगा, P इंटू L आएगा। क्लियर है क्या यहां तक, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या होता है इसेंट्रिक कनेक्शन में, कि लोड आपके पास सपोर्ट से हमेशा क्या लगता है, दूर। मतलब लोड आपके पास सीजी पे ना लगकर थोड़ा सा दूर लगता है। तो भाई कैसे लगता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो आपके पास यहां पे इसके 3 टाइप होते हैं। इस क्वेश्चन के जो इसेंट्रिक कनेक्शन है, इसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। ठीक है, हाँ, रिएक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट हम यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेंगे, हम फोर्स को ही देखेंगे बेटा। ठीक है ना, क्योंकि इस फोर्स के कारण से बोल्ट में कितना फोर्स जनरेट हो रहा है मुझे वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम अपोजिट मत देखना, उसकी डायरेक्शन में ही देखना। ठीक है ना, चलो चलिए, टाइप 3 टाइप है, मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूं पहले। ये रहा आपके पास टाइप 1, यहां पर आपके पास बीम कुछ ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे, और ये इसका क्या पॉइंट हो गया, सीजी ऑफ पॉइंट। क्या हो गया, सीजी ऑफ पॉइंट। और यहां पर आपके पास इस जगह पर आपके पास लग रहा है लोड। लोड कितना लग रहा है, P लग रहा है।
और मान लो कि इसको, मतलब कि ये जो दूसरा मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है, इनको किसकी हेल्प से जोड़ रखा है? बोल्ट की हेल्प से जोड़ रखा है। कितने बोल्ट है बेटा? यहां पर कितने बोल्ट है? 4 बोल्ट है। ठीक है, अब बताओ इस बोल्ट का जो सीजी होगा, इस बोल्ट का सीजी जो होगा वो यहां कहीं मिलेगा इसके सेंटर पे। इन चारों बोल्ट का जो ग्रुप ऑफ सीजी होगा वो कहां मिलेगा? वो यहां कहीं मिलेगा। तो मैं इसको क्या बोल देता हूं? सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप। मैं इसको क्या बोल देता हूं? सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप। अब ये जो फोर्स है इस बोल्ट, इस सीजी पर कैसा फोर्स लगा रहा होगा कि सर अगर इसका फोर्स नीचे जा रहा है तो यहां पे भी एक फोर्स लगेगा, वहां नीचे पी जा रहा है तो यहां पे भी कितना लगेगा? पी लगेगा। क्लियर? अब दूसरी बात करते हैं, ये यहां पे इसके सीजी से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? एल डिस्टेंस पे लग रहा है। तो P इंटू एल कैसा मोमेंट दे रहा है भाई? P इंटू एल कैसा मोमेंट दे रहा है? क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी आपके पास सीजी पर एक मोमेंट लगेगा घूमता हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना? P इंटू एल। कितना? P इंटू एल का आपके पास मोमेंट को यहां पे जनरेट करेगा। क्लियर? तो यहां पे आपके पास क्या कहेंगे? अब मुझे यहां पर दो फोर्स को रिजोल्व करना है, एक तो ये वाला आपके पास और एक दूसरा ये वाला। अब ढंग से देखना, अब ढंग से देखना, ये मेरे पास बोल्ट है, दो यहां पे लग रहे हैं, दो यहां लग रहे हैं। फोर्स कैसे जा रहा है? ऐसे। तो बताओ ये फोर्स इस बोल्ट ग्रुप के ऊपर क्या जनरेट कर रहा है? ये जो फोर्स जा रहा है ये बॉडी पर कैसे जनरेट कर रहा है भाई? ये बॉडी के ऊपर जनरेट कैसे कर रहा है? शियर। क्लियर क्या? तो मतलब आपके पास इस इसेंट्रिक लोडिंग के कारण से जो पहला फोर्स आने वाला है वो बेटा आपके पास कैसा फोर्स होगा? वो कैसा फोर्स होगा? शियर फोर्स होगा। क्लियर? दूसरी बात, यहां पर बोल्ट ऐसे लग रहे हैं और जो मोमेंट है वो लग रहा है ऐसे, मतलब ये जो मोमेंट है इसको ऐसे घुमा रहा है। तो बेटा ये मोमेंट है या टॉर्जन मोमेंट है? बताओ, अगर ये आपके पास सेक्शन को ऐसे घुमा रहा है तो ये मोमेंट है या आपके पास टॉर्जन मोमेंट है? हाँ, ट्विस्टिंग। देखो जब टॉर्जन होता है ना तो वो ऐसे मुड़ता है। कैसे? इस तरीके से। पर जब आपके पास ट्विस्टिंग होती है तो वो ऐसे मुड़ता है। मतलब आपके पास अगर सेक्शन कुछ ऐसे चेंज होता है, ऐसे चेंज होता है तो ये क्या कहलाता है? बेंडिंग मोमेंट। ये क्या कहलाएगा? बेंडिंग मोमेंट। अगर सेक्शन कुछ ऐसे चेंज हो रहा है, अगर सेक्शन कुछ ऐसे चेंज हो रहा है तो बेटा ये क्या कहलाएगा? आपके पास टॉर्जन मोमेंट। तो मतलब P इंटू एल मोमेंट लगाएगा और ये मोमेंट कौन सा लगाएगा? ये लगाएगा आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट। क्या लगाएगा? ट्विस्टिंग मोमेंट, जिसे टॉर्जन मोमेंट भी बोलते हो। क्लियर? तो याद रखना इस टाइप का जो कनेक्शन होगा उसमें दो चीजें जनरेट होगी, पहला शियर फोर्स एंड दूसरा ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है? डिटेक्ट नहीं बेटा, डिफेक्ट था वो। ठीक है, डिटेक्ट नहीं, डिफेक्ट। तो मैं बात करता हूं पहले फोर्स की कि यहां पे क्या जनरेट कर रहा है वो शियर फोर्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डायरेक्ट फोर्स P, डायरेक्ट फोर्स P, डायरेक्ट फोर्स P will generate, direct force P will generate direct shear stress, generate direct shear stress, direct shear stress at the center of bolt group। तो ये बोल्ट ग्रुप के ऊपर कैसे स्ट्रेस जनरेट कर रहा होगा? डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। और डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस कैसे जनरेट कर रखा होगा तो वो बात कर लेते हैं। देखो, ठीक है, यहीं से देख लो। ये आपके पास क्या है? ये स्ट्रेस है। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेस है डायरेक्ट वाली। तो ये क्या होती है? ये P फोर्स के कारण से आ रहा है। और आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होगा? फोर्स अपॉन में एरिया। तो ये जो फोर्स है वो कौन कौन रोक रहा है? देखो पूरा सुनना पहले, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। A1, A2, A1, A2, ऐसे ही जितने भी बोल्ट लग रहे होंगे वो इसको रोक रहे होंगे। वो
वो इसको रोक रहे होंगे, मतलब कि ग्रॉस एरिया लेना है बोल्ट का, सभी बोल्ट का। अब ये क्या था, स्ट्रेस था। ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब मैं डायरेक्ट फोर्स निकाल रहा हूं, इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट शियर फोर्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट शियर फोर्स। तो मैं आपके पास फोर्स निकाल रहा हूं, तो मैं क्या इस स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूं एरिया ऑफ बोल्ट से, अगर मैं किसी एक बोल्ट में निकाल रहा हूं तो मैंने आपके पास क्या किया, जब मुझे डायरेक्ट आपके पास शियर फोर्स निकालना था किसी बोल्ट में, तो मैंने जो स्ट्रेस आ रही थी आपके पास बोल्ट के अंदर, उसको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया उस वाले से। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या था, इसका फॉर्मूला था P समेशन ऑफ एरिया इनटू ए। अब यहां पर आपके पास क्या होता है, जितने भी बोल्ट होते हैं ना वो सेम डाया के होते हैं, ठीक है। अज्यूमिंग, ठीक है, अज्यूमिंग डाया ऑफ बोल्ट इज सेम। तो मतलब सभी डायमीटर ऑफ बोल्ट आपके पास जो है वो क्या है, सेम है। तो अगर आपके पास सेम है तो P यहां पर समेशन ऑफ एरिया को मैं N इंटू एरिया करूं तो क्या गलत होगा, एक का एरिया निकालो और नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपके पास टोटल आ जाएगा। और यहां पे आपके पास क्या है, एरिया, और यहां पे आपके पास निकल रहा है डायरेक्ट शियर फोर्स। तो एरिया से एरिया काट दो, तो लास्ट जो फोर्स बचेगा, जो आपके पास जो फोर्स आएगा डायरेक्ट वाला, वो क्या आएगा, P/N। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है आपके ऑब्जेक्टिव पर्पस से, कि भाई कि आपके पास अगर आपके पास 4 बोल्ट लग रहे हैं तो P फोर्स आ रहा है, तो एक बोल्ट के अंदर कितना फोर्स आएगा, मैं कह रहा हूं P फोर्स आ रहा है और 4 बोल्ट लग रहे हैं, तो एक बोल्ट में कितना फोर्स आएगा, बताओ कितना फोर्स आएगा, P/4। क्लियर क्या, बस तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, डायरेक्ट शियर फोर्स ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग क्या होगा, P/4 होगा। यहां तक याद करो, फिर मैं मोमेंट बताता हूं, ठीक है। बना लो इसको यहां तक बनाओ, फिर मैं आगे का बताता हूं कि आपके पास जो ट्विस्टिंग मोमेंट है वो कैसा आएगा। अच्छा, ट्विस्टिंग मोमेंट वाला समझ नहीं आया, मैं बता देता हूं। बेटा D1 बोल दो या DI बोल दो, बात तो वही है, ठीक है। जैसे मान लो ये बोल्ट 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बेटा देखो, ये आपके पास ये इसका CG ऑफ ग्रुप है, ये इसका क्या है, CG ऑफ ग्रुप। अगर इस CG ऑफ ग्रुप से लोड जितना दूर लगेगा ना, वो मोमेंट को जनरेट करेगा। तो मतलब यहां कितना फोर्स लग रहा है और ये कितना दूर है, तो ये क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देगा, मोमेंट को देगा। ये P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे घुमा रहा है, इस CG को ये लोड कैसे घुमा रहा है, बताओ, ऐसे ही तो घुमा रहा है, ऐसे तो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहां पर आपके पास मोमेंट कैसा आ गया, क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। कैसा आ गया, क्लॉकवाइज आ गया। तो जैसा आपके पास मोमेंट जनरेट हो रहा होगा ड्यू टू लोडिंग, तो याद रखना CG पर भी लोड वैसा ही आएगा, याद रखना CG पे भी लोड वैसा ही आएगा, ठीक है। ट्विस्टिंग कैसे हुआ, देखिए ये आपके पास मेंबर की लेंथ है। अगर मोमेंट जो लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में देख लो, यहां से इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कैसे मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ेगा। कैसे मुड़ रहा है, ऐसे लग रहा है, तो मेंबर के लेंथ को कैसे मुड़ेगा, ऐसे। तो याद रखना, जब लेंथ में चेंज आता है ना, तो वो होता है मोमेंट। वो क्या होता है, मोमेंट। और ये आपके पास जो बोल्ट है, अगर मोमेंट ऐसे लग रहा है तो लेंथ में चेंज आया क्या, लेंथ अभी भी वैसा है, चेंज किस में आया, क्रॉस सेक्शन में। तो जब भी क्रॉस सेक्शन में चेंज होगा वो ट्विस्टिंग
जब लेंथ में चेंज होगा तो आपके पास क्या, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये आपके पास बोल्ट है, ये आपके पास क्या है, बोल्ट, और यहां पर आपके पास लग रहा है, यहां पर आपके पास लग रहा है, तो चेंज किस में आ रहा है, लेंथ में आया या क्रॉस सेक्शन में, बताओ बेटा, चेंज किस में आया, लेंथ में आया क्रॉस सेक्शन में। तो बस समझ जाओगे, तुम समझ जाओगे कि वो ट्विस्टिंग मोमेंट है, तुम समझ जाओगे कि वो ट्विस्टिंग मोमेंट है। क्लियर क्या, चलो आगे बनाओ, इसको बना लिया क्या। स्ट्रेस को बेटा यहां पे स्मॉल एफ से डिनोट किया है, और जो आपके पास फोर्स है उसको कैपिटल एफ से डिनोट किया है। ठीक है, ये बना लिया आपने यहां तक, ये बना लिया कि बेटा यहां तक, ये क्रॉस सेक्शन के आगे ही तो है। बना लिए, ये भी बना लीजिए, ये भी बना लीजिए। ग्यारह में कुछ भी नहीं है, ये लो 11। हाँ बेटा, ये जो फोर्स है वो एक बोल्ट में है, जो आपके पास यहाँ पे फोर्स निकलेगा वो कितने में निकलेगा, किसी एक बोल्ट में, किसी एक बोल्ट में, मतलब आई बोल्ट मान लो, अगर एक बोल्ट निकालने तो एक में निकलेगा, दूसरे का निकाल दो दूसरे में, तीसरे में निकालने तो तीसरे में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ शियर फोर्स की। डायरेक्शन ऑफ शियर फोर्स कैसे आएगी भाई, आपके पास जो बोल्ट है, जितने भी बोल्ट है, उनमें इस शियर फोर्स के कारण से डायरेक्शन कैसी आएगी वो बता रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ शियर फोर्स विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। कह रहा है कि भाई डायरेक्शन वैसी ही बोल्ट पर आएगी जिस डायरेक्शन में आपके पास जो लोड है वो अप्लाइड होगा। जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपके पास बोल्ट ग्रुप पे भी आएगा। मतलब ये मान लो आपके पास, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके पास 6 बोल्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास 6 बोल्ट है। ठीक है, तुम कंफ्यूज हो गए दोबारा, तुम 4 ही मानो क्योंकि वहां पे 4 बोल्ट थे। बोल्ट कितने हैं, 4। बेटा फोर्स की डायरेक्शन कैसी थी, डाउनवर्ड या अपवर्ड, ये तो बोल्ट का क्या हो गया, सीजी हो गया। इस सीजी के ऊपर फोर्स कैसा आ रहा था, डाउनवर्ड, तो कुछ ऐसे लग रहा था पी, भाई पी फोर्स लग रहा था कुछ इस तरीके से। तो यहां पर आपके पास अगर मैं पहले वाले बोल्ट में बोलूंगा तो फोर्स कितना आएगा, P/4। इस पहले वाले बोल्ट में अगर मैं दूसरे बोल्ट में पूछूंगा तो फोर्स कैसा आएगा, डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। यहां पे भी कितना आएगा, P/4, डायरेक्शन क्या है, सेम। यहां पे भी कितना आएगा, तीसरे बोल्ट में P/4, डायरेक्शन सेम है। यहां पे भी कितना आएगा, P/4, डायरेक्शन अभी भी क्या है, नीचे ही है। क्लियर क्या, तो याद रखना जैसा आपके पास लोड अप्लाई होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोल्ट पे वैसे ही आपके पास आएगा। क्लियर ना, जिस पर महेश सर पढ़ाते हैं उस पर आप क्यों नहीं पढ़ाते, किस पर पढ़ाते हैं महेश सर,
अच्छा, उस बोर्ड पर बेटा वो अवेलेबल नहीं हो पाता। बेटा यहाँ पे सबके फिक्स रहते हैं, सबके रूम फिक्स है। ठीक है, हो गया ये, यहां पर बना लिया क्या ये? मेरी क्लास यहीं पे लगती है बेटा, सुबह से लेकर अभी तक। हाँ बेटा, हम जयपुर में ही हैं। तुम कहे तो हम महेश सर को बुलाते हैं, पीछे बैठे हैं। हम जयपुर में ही हैं, आप कहें तो महेश सर को बुला लेते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि हमने माना था कि आपके पास जो डायमीटर है, जैसा कि हमने माना था कि डायमीटर आपके पास सेम है, तो उनका क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। तो उसका क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। assuming cross section of all the bolt is same। जैसा कि हमने माना कि जो बोल्ट आपके पास all the bolt is same। ठीक है, then pure torsional equation can be used। ओके, इसी कारण से हम प्योर इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाँ, सभी यहीं पर है, पढ़ाते रहते हैं, सब हम यहीं पर है, अलग अलग स्टूडियो रहते हैं, उनमें पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, चलो। प्योर टॉर्जन इक्वेशन आपके पास यूज की जाती है, जो कैसे थी? टो अपॉन में आर इक्वल टू टी अपॉन में आई पी इक्वल टू जी थीटा अपॉन में एल। ये आपके पास इक्वेशन कहलाती है क्या? प्योर टॉर्जनल इक्वेशन। क्या कहलाती है? प्योर टॉर्जनल इक्वेशन। और जो प्योर टॉर्जनल इक्वेशन है, इसे प्योर टॉर्जनल इक्वेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये इक्वेशन ड्राइव होती है ना, तो मेंबर पे ओनली एक ही फोर्स अप्लाइड होता है, क्या? टॉर्जन। इसी कारण से इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? प्योर टॉर्जनल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्योर टॉर्जनल इक्वेशन। और आपके पास यहां से जब आप इसको सोल्व करते हैं ना, इसी को आप जब आगे ड्राइव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा जिसको भी लेना है। ये तो रिवीजन वाला पार्ट है, ये भी रहने दो, ये भी रिवीजन का है, ये भी रिवीजन का है। ठीक है, हाँ, यहां से स्टार्ट हुआ है आज। हाँ बेटा, वो सिंबल चेंज हो जाते हैं लोकेश बेटा, सिंबल चेंज हो जाते हैं, बट चीजें सेम रहती है। ठीक है, जैसे मैंने जी बताया, तो कहीं पर आपके पास आप एन पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे चीजें चेंज हो जाती है, बट चीजें सेम रहती है। हाँ, कहीं सी रहता है। हाँ, सी एन जी। हाँ, उस आईपी को ही बोलते हैं बेटा। आईपी का मतलब होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो जे से आप डिनोट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है जी, एन और सी। जो जी था वहां पर, उसे बेहतर बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे शियर मॉडुलस भी कहते हैं। बना लिया ये, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। मनीष बेटा, अभी बुक लॉन्च हो जाएगी 5 फरवरी को, वो आप ले लेना वहां से। ठीक है, जब तक आप ऐसे सीखे लगा लो, और जो 7600 की जो आपके पास पुराना कोई होगा तो वहां से कर लो।
बना लिया ये, इसका ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। हाँ तो बेटा अभी प्रीवियस ईयर के ही लगा लो, अभी प्रीवियस ईयर के लगा लो जब तक नहीं आते, जब तक आपके पास अवेलेबल नहीं होती, जब तक प्रीवियस ईयर के लगा लो क्वेश्चन। ले लिए क्या स्क्रीनशॉट बेटा? हाँ तो अभी पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास और आ जाएंगे जब तक आप उसको लगाओगे, ठीक है। तो यहां से जो आपके पास फॉर्मूला बनता है वो आपके पास बनता है T इंटू आर आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ आर का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन बनती है उसको ड्राइव करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास T है ना वो आपके पास क्या कहलाता है, P इंटू एल कहलाता है। जो आपके पास R है, ये R आपके पास क्या होती है, ये आपके पास डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बोल्ट, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बोल्ट फ्रॉम CG ऑफ बोल्ट ग्रुप, फ्रॉम CG ऑफ बोल्ट ग्रुप, ठीक है। कहां से आपके पास होती है, सेंटर ऑफ बोल्ट से लेकर CG तक के जो बोल्ट ग्रुप है उसका डिस्टेंस जो होता है वो R कहलाता है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको कैसे, है ना। जैसे कि देखो ये आपके पास 4 बोल्ट है, ये आपके पास 4 बोल्ट है, यहां पर इसका बेटा क्या है, CG है। तो आपके पास CG से लेकर ये जो आपके पास सेंटर ऑफ बोल्ट है ना ये कहलाती है R1, क्योंकि ये पहला बोल्ट है, ये बोल्ट दूसरा है, तो यहां से जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, R2 कहलाएगी। ये जो आपके पास डिस्टेंस होगी वो बेटा क्या कहलाएगी, वो R3 कहलाएगी। यहां इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, R4 कहलाएगी। क्लियर। R1 R2 R2 R3 R4 क्या होता है, ठीक है। और अगर मैं इस R1 का स्क्वायर करूंगा प्लस करूंगा, R2 का स्क्वायर करूंगा प्लस करूंगा, R3 का स्क्वायर करूंगा प्लस, ऐसे ही मैं Rn तक उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, समेशन ऑफ R का स्क्वायर, समेशन ऑफ R का स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। बेटा जो आपके पास ये फॉर्मूला है ना, ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये बहुत एक लंबे डेरिवेशन के बाद आता है, इसी कारण से आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि अगर आप इसको याद रख करोगे तो आपके पास चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और क्यों कह रहा हूं, देखना एक बार चीजें देखना कि किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब चीजें देखना है किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा आपके पास। मैंने कहा था कि टो आर इक्वल टू TIP होता है, मैंने आपको इतना कहा था। अगर आप इस शियर स्ट्रेस को निकालना चाहोगे तो क्या आप T इंटू आर डिवाइड बाय IP करके लिखोगे, हाँ सर ऐसे ही लिखेंगे। तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि ये जो शियर स्ट्रेस है, अब मैं यहाँ से टॉर्जनल फोर्स निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, T इंटू आर अपॉन में IP, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपके पास एरिया से। आपके पास जो IP होता है वो आपके पास क्या होता है, A इंटू आर का स्क्वायर होता है। अब आप क्या करोगे, ये T इंटू आर इंटू A को क्या कर दोगे, आपके पास ये जो IP है वो अलग अलग सेक्शन के होते हैं, तो इनको यहाँ पे सम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, A यहाँ पर समेशन ऑफ आर स्क्वायर, यहाँ पर A से A कट जाएगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T इंटू आर समेशन ऑफ आर का स्क्वायर। इस तरीके से ये बेटा फॉर्मूला बनता है। बट आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पर्पस का है और वो सिर्फ आपके पास क्या पूछता है, फॉर्मूला। इसलिए मैं चाहता हूं आपसे कि आप ओनली इस फॉर्मूले को याद रखें। क्लियर क्या, क्लियर। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आप ये रहा, ये लिख लीजिए यहां से। हाँ ये फोर्स है, वो मैंने क्या कहा था कि वो आपके पास एक तो शियर जनरेट कर रहा है और एक मोमेंट जनरेट कर रहा है। कौन सा मोमेंट, टॉर्जनल मोमेंट। तो इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, टॉर्जनल फोर्स,
टॉर्जनल फोर्स ड्यू टू मोमेंट। ये आपके पास मोमेंट के कारण से टॉर्जनल फोर्स है। हाँ, यहां फोर्स के टर्म्स में लेते हैं ना बेटा, इसलिए जहां पे शियर के टर्म्स में लेते हैं मैं शियर के टर्म्स में बताऊंगा, बट ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, ये शियर स्ट्रेस था, ये शियर स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करा तो क्या फोर्स निकल गया आपके पास, टॉर्जनल फोर्स निकल गया, जिसे आप शियर फोर्स भी कहते हैं। बट ये आपके पास टॉर्जनल फोर्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये मोमेंट के कारण से है। ठीक है, जो शियर फोर्स शियर स्ट्रेस के कारण से आता है उसको मैं वहां लिख चुका हूं, डायरेक्ट शियर फोर्स। ठीक है, हाँ फोर्स है बेटा। क्लियर है क्या बेटा? इसेंट्रिसिटी मनीष बेटा, एल का मतलब यहाँ इसेंट्रिसिटी है कि लोड सीजी से कितना दूर लग रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं हम, वो इसेंट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, यहां पे लिख लो, ये जो आपके पास P है वो तो आपके पास क्या है, वो तो आपके पास फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। एल आपके पास क्या है, इसेंट्रिसिटी। ठीक है क्या? चलो यहां पर अब एक लाइन लिखना है ना, यहां पर अब एक लाइन लिखना, नोट करके क्या लिखोगे, नोट करके बेटा आपके पास लाइन यहां पे क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्जनल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ टॉर्जनल फोर्स, टॉर्जनल फोर्स का नोटेशन क्या है, कैपिटल F इंटू टी, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मोमेंट। कहना चाह रहा है कि भाई जो आपके पास जो टॉर्जनल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, जिस डायरेक्शन का आपने लोड को अप्लाइड किया था, जिस डायरेक्शन ऑफ लोड को आपने अप्लाई किया था। तो चलिए हम वापस देखते हैं आपके पास यहां पर मोमेंट आपके पास कैसा लग रहा है, मोमेंट बताओ सीजी पे कैसा आ रहा था, पर्टिकुलर हर बोल्ट का बता रहा हूं, वो हर बोल्ट का बता रहे हैं बेटा मनीष बेटा, वो हर बोल्ट का बता रहे हैं, पर्टिकुलर बोल्ट का बताते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं कि जितने भी वैल्यू बता रहे हैं ना, वो सब मैं किसकी बता रहा हूं, एक पर्टिकुलर की बता रहा हूं। ठीक है, तो हमने बात किया था कि भाई सेंटर पे जो मोमेंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज, P इंटू L। ये आपके पास सेंटर से डिस्टेंस हो गई, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लगता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, तो ये कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो FT1 कैसे लगेगा, ऐसे, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में डिग्री 90, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेटा फोर्स कहां लगेगा, नीचे, तभी तो क्लॉकवाइज आएगा। देख लो, घुमा दो, कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अब ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बताओ ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा क्लॉकवाइज के लिए, ऊपर या नीचे, बताओ जल्दी बताओ, ऊपर या नीचे, नीचे, बिल्कुल सही, ये लग गया आपके पास नीचे की तरफ FT2। अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बताओ क्लॉकवाइज के लिए ऊपर या नीचे, क्लॉकवाइज के लिए ऊपर या नीचे, ऊपर, तो ये चलेगा आपके पास ऊपर, जिसे बोलेंगे आपके पास FT3। और ये आपके पास अगर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो क्लॉकवाइज के लिए ऊपर या नीचे, ऊपर, बिल्कुल सही। ठीक है, और ये हो गया FT4।
बस आप ये डायरेक्शन याद रखना, अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स क्लॉकवाइज है तो जितने भी आपके पास फोर्स आ रहे होंगे बोल्ट ग्रुप पर वो सेम डायरेक्शन के आएंगे, और अगर आपके पास वो एंटी क्लॉकवाइज है तो बोल्ट ग्रुप पे भी उसके अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन चेंज होगा। ये डायग्राम बना लीजिए वहां पर, हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। क्लियर? ये बेटा ये बना लीजिए, ये वाला पोर्शन बना लीजिए वहां पर जो आपको याद रहे। बना लिया? चलो अब बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। अब बात करते हैं आपके पास रिजल्टेंट फोर्स की। अब भाई दो फोर्स अगर बोल्ट पे लग रहे हैं तो जनरली बात है रिजल्टेंट फोर्स तो जनरेट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एफ आर बोलेंगे। भाई जनरली बात है अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स तो जनरेट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एफ आर बोलेंगे। तो ये एफ आर का फॉर्मूला आप अपने 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab cos थीटा। ओके, ये फॉर्मूला किसका हो गया, रिजल्टेंट का। अब आपके पास क्या होता है कि जो ये रिजल्टेंट आ रहा है ना वो ड्यू टू लोडिंग आ रहा है, और मैंने आपको मेरी पहली क्लास में ही बता दिया था कि जो भी आपके पास अप्लाइड लोड है वो हमेशा कम होना चाहिए, किससे, बोल्ट स्ट्रेंथ से, मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ से। वो क्या होना चाहिए, कम। और मैं बोल्ट स्ट्रेंथ बता चुका हूं कि वो मिनिमम होता है किसका, शियर और बियरिंग का मिनिमम। तो ये जो लोडिंग के कारण से रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो बोल्ट वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम। तो डिजाइन सेफ होगा, और कम नहीं हुआ तो डिजाइन अनसेफ होगा। क्लियर? क्या, बना लो इसको। बाकी लोग सरफराज को बताओ एफडी यहां पर क्या है, बाकी लोग सरफराज को बताओ एफडी यहां पर क्या है। बताओ बेटा एफडी क्या है यहां पर। डायरेक्ट शियर फोर्स, और एफडी क्या है, पूरा बोलना है, डायरेक्ट शियर फोर्स। ठीक है, क्या बोलोगे, हाँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि सर ये कोस थीटा कौन सा आ गया। ये हम निकाल लेंगे एफडी पी बाय एन करके। एफ टी निकाल लोगे कैसे, टी इंटू आर समेशन ऑफ आर स्क्वायर होने करके, यहां एम आर होना चाहिए सर, क्या नहीं बेटा, यहां एफ आर ही होता है। ठीक है, जो तुम पढ़ते हो आरसीसी में यहां पे अप्लाई मत करो। ठीक है, और पता नहीं एम आर यहाँ पे क्या है, ये तुम लिख क्या रहे हो, ये लोड है ड्यू टू इन फोर्स के कारण से। तो एक कोस थीटा आपके पास क्या होता है ये बता देता हूं आपको। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये आपके पास बोल्ट है, ये इसका क्या है, सीजी है, और इस सीजी के ऊपर एक फुट तो फोर्स आ रहा है पी जो जा रहा है, और एक आपके पास जो मोमेंट है जो पी इंटू एल लग रहा है। ओके, पी इंटू एल जो आपके पास लग रहा है। सबसे पहले आपके पास मैंने कहा था कि यहां पर ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या लगेंगे, डायरेक्ट शियर फोर्स।
उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या लगेंगे, डायरेक्ट शियर फोर्स, जो P/4 और P/4 होगा। और ये आपके पास जो CG से जो ये लग रहा है R, यहां पर आपके पास क्या लगेगा, FT1। यहां आपके पास क्या लगेगा, आपके पास FT1। यहां आपके पास क्या लगेगा, FT1। यहां आपके पास क्या लगेगा, FT1। इस तरीके से 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 कर देना। ठीक है, तो इन दो के बीच का जो एंगल होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, थीटा। इन दो के बीच का जो एंगल होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, थीटा। इन दो के जो बीच का एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, थीटा। तो आप हर बोल्ट के लिए कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो, ये CGO बोल्ट है, ये रहा CGO बोल्ट, ये आपके पास बोल्ट है, ये रहा। ये आप इस तरीके से कर लेना, क्लियर। ये जो तुम्हारे पास आर होती है ना, ये तुम्हारे पास जो आर होती है, तो तुम्हें ये चीज गिवन होती है हमेशा क्वेश्चन में, जिससे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और ये भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होती है, जिसे तुम क्या बोलते हो, गेज बोलते हो। तो ये आधा आ रहा है, तो आपको तुम्हारे पास ये भी गिवन होगा और तुम्हारे पास ये भी गिवन होगा, तो तुम आर निकाल लोगे, क्लियर। तुम्हें ये गिवन होती है पिच करके, और ये होता है G/2। कितना होता है, G/2। अगर वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है तो सही है, नहीं तो जो टोटल होती है ना उसका आधा कर लेना, वो कितना हो जाएगा, G/2। तो बेटा यहां से थीटा निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तुम निकाल लोगे भाई, तुम निकाल लोगे। कैसे, कोस थीटा ही तो निकालना है। तो कोस थीटा आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, जो कितनी होगी, R। तो कोस थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, P/R। क्लियर क्या, हाँ, P/2। ये पूरी पिच होती है, ये पूरी आपके पास पिच होती है, तो आधी कितनी होगी, P/2 हो जाएगी, यहाँ पर। क्लियर क्या, हाँ, यहां पर भी। शाबाश बेटा, शाबाश। ये बेटा तुम्हारा नाम क्या है, मुझे तुम्हारा नाम पता नहीं चलता। दादर पता नहीं क्या है, दाबार, बताओ बेटा नाम क्या है तुम्हारा। जिसने बताया है P/2 होगी, वो नाम क्या है, विशाल। ठीक है बेटा, क्लियर है कि कोस थीटा कैसे निकालना है। बताएंगे, अभी पूरा कहाँ हुआ है, तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी मनमोहन बेटा। जब भी पूरा हो जाएगा ना, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब देखो कहानी क्या कहती है। ये कहता है कि भाई जो रिजल्टेंट फोर्स था ना मेरा, उसका फॉर्मूला आपने क्या बताया, ये बताया। तो ये मुझे मैक्सिमम कब मिलेगा, क्या कहता है कि ये मुझे मैक्सिमम कब मिलेगा। भाई कोस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितने एंगल पे होती है, कोस 0 पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि आपके पास ये नोट करके लिखना, FR is maximum where theta is minimum या फिर 0। भाई कह सकते हैं ना, यहां मैक्सिमम कहां पर होगा, जहां आपके पास थीटा क्या हो, मिनिमम हो, मतलब 0 हो। दूसरी बात अगर हम और करें कि भाई हमें मैक्सिमम और कहां मिल सकता है, तो क्या क्या आता है फॉर्मूले में, ये हो गया,
ये तो आपके पास P बाय एन सभी में कांस्टेंट। एफ टी का फॉर्मूला आपके पास क्या था, टी का फॉर्मूला टी इंटू आर समेशन ऑफ आर का स्क्वायर, मतलब ये जो है वो आपके पास इस आर के कैसे है, प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं ना कि बोल्ट जितना ज्यादा दूर होगा आपके पास सीजी से, आपके पास आर उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी आर ज्यादा होगी उतना ही टॉर्जनल फोर्स ज्यादा होगा। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो आपके पास एफ आर है वो मैक्सिमम कब मिलेगा, जहां पे आपके पास जो आर है वो आपके पास क्या हो, मैक्सिमम, वो आपके पास क्या हो, मैक्सिमम। तो याद रखना जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो वहीं मिलेगा जहां पर आपके पास थीटा मिनिमम हो और आपके पास जो ये आर है सीजी से बोल्ट ग्रुप का डिस्टेंस वो मैक्सिमम हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगा मनीष बेटा, देखना कोई दिक्कत नहीं आएगा तुम्हें। तुम्हें वैल्यू ज्यादा ही मिलेगी जब आर ज्यादा होगा, तुम्हें आर जब ज्यादा होगा वैल्यू ज्यादा ही मिलेगा। तुम कोई सा भी क्वेश्चन देख लेना इस चीज का, कोई दिक्कत नहीं आती वहां पर। मनीष बेटा तुम सिर्फ आर देख रहे हो और मैं पूरा देख रहा हूं। सर ये वाला दोबारा बता दो बेटा, क्वेश्चन तो करवाएंगे, पहले थ्योरी तो होने दो, पहले थ्योरी तो होने दो तभी तो क्वेश्चन बताएंगे। अगर पहले ही बता देंगे तो कैसे करोगे। अगर मैं पहले क्वेश्चन कराऊंगा और फिर थ्योरी कराऊंगा तो क्या होगा, सर क्या हो रहा है। तो बेटा पहले थ्योरी पूरी होने दो, तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है ना। तो पहले थ्योरी अच्छे से समझिए, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, ठीक है। चलो मैं क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे जो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम आपके पास कब मिलेगा, वो कब मिलेगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला था वहां पे आ रहा है थीटा। तो जब ये वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होगी, ये वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो आपके पास ये वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब वो जीरो होता है, वो जीरो होता है। तो मैं अरे बेटा हम भी बता ही तो रहे हैं तुम्हें, हम भी तो बता ही तो रहे हैं तुम्हें। हम क्या कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू जब कम होगी तो रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरी बात आपके पास क्या रहता है कि जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, टी आर समेशन ऑफ आर का स्क्वायर। तो ये आर अगर आपके पास ज्यादा होगा तो ये वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। तो मैंने यहां क्या लिख दिया कि जब आर मैक्सिमम होगा तो एफ आर आपके पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कर ले विशाल बेटा, क्वेश्चन कर ले क्या, बताओ बेटा विशाल कर ले क्या क्वेश्चन। अब यहां पर थ्योरी अच्छे से हो जाती है तुम्हारी। ठीक है चलिए देखते हैं कौन आंसर बताता है, ठीक है। इसेंट्रिक कनेक्शन, इसेंट्रिक कनेक्शन फॉर इंक्लाइंड लोडिंग, फॉर इंक्लाइंड लोडिंग, ये रहा। बताओ इन चार बोल्ट में से, सर
मेरे लिए बोल रहा था कि मैं स्टार्ट कर दूं क्या क्वेश्चन करना। अरे अच्छा, तुम्हारे लिए अभी इसेंट्रिक वाला पार्ट हो जाए ना, उसके बाद तुम स्टार्ट कर देना। इसेंट्रिक वाला होते ही तुम स्टार्ट कर देना, फिर WSM बचेगा। WSM सेम होता है जैसा मैं बोल्ट बताता हूं, तो ये जैसे ही आपके पास हो जाएगा तुम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। ठीक है बेटा विशाल? ये एक बार हो जाए उसके बाद कर लेना। उसके बाद तुम क्वेश्चन कहीं से लगाना, जो बुक तुम्हें पसंद हो। मैं कह रहा हूं तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ इन चारों बोल्ट में से कौन सा बोल्ट फेल होगा? आप देखो क्वेश्चन को ढंग से, क्वेश्चन को अच्छे से देखना। ऐसा करते हैं, थोड़े क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं, क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं। मैं यहाँ पे बोल्ट है ना, मैं यहाँ पे जो बोल्ट है उनको बढ़ा देता हूँ, मैं 6 कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलो देखते हैं। पहला बोल्ट, दूसरा बोल्ट, तीसरा बोल्ट, चौथा बोल्ट, पांचवा बोल्ट, पांचवा एंड छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अच्छा, लोग 4 कह रहे हैं तो मैं 4 वाले का भी देख लेता हूं एक बार, रुको। पहला वाला बोल्ट, अगर आप 4 बोल्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो पहले वाला आंसर बोल्ट आंसर है आपका, बाकी लोगों का गलत होगा। ठीक है, अब ये वाला देख लेना, तुम्हारा 4 वाला भी सही हो जाएगा। बेटा फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? बेटा फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? इंक्लाइंड है। हाँ, एक वाले का आंसर बिल्कुल सही, इंक्लाइंड है। तो यहां पर फोर्स, एक बोल्ट में कितना फोर्स आएगा? P/6, P/6। इसको 3 कर देना, 3 नंबर बोल्ट। यहां पे कितना आएगा? P/6, 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 और यहां पे भी P/6। क्लियर क्या? क्लियर है क्या? बताओ। अब दूसरी बात करते हैं। ये इसका क्या आ जाएगा? CG। और ये आपके पास जो L है, ये आपके पास जो L है वो कैसे ले रहा है? ठीक है, इस तरीके से। कैसे ले रहा है? इस तरीके से। तो P इंटू एल, या फिर ये P इंटू ये वाला L करोगे, जो भी आपके पास मर्जी हो, या आप ये L लो या ये L लो। CG के ऊपर मोमेंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कोई सा भी L लो, आपकी मर्जी है। ये बताओ CG के ऊपर मोमेंट कैसे आ रहा था? क्लॉकवाइज आ रहा था। तो मैंने भी यहां पर क्या करा कि मोमेंट को क्लॉकवाइज लगा दिया। जो कितना है आपके पास? क्लॉकवाइज है P इंटू एल। इतना आपके पास मोमेंट आ रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं, CG से ये डिस्टेंस कितनी थी? R1। तो बताओ आपके पास क्लॉकवाइज के लिए मोमेंट कहां लगेगा? फोर्स कहां जाएगा? ऊपर या नीचे? क्लॉकवाइज के लिए बोलते जाओ जल्दी जल्दी। कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो आपके पास जो FT है पहले बोल्ट में, वो नीचे जाएगा। जो दूसरा वाला बोल्ट है जिसके लिए R2 है, तो क्लॉकवाइज के लिए मोमेंट कहां जाएगा? फोर्स कहां जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा मतलब FT2। अगर ये आपके पास यहां पर जा रहा है R3, तो बताओ क्लॉकवाइज के लिए कहां जाएगा? नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? बताओ क्लॉकवाइज के लिए कैसे जाएगा? नीचे। FT3। अगर ये आपके पास R4 है, ये R4 है, तो बताओ फोर्स कहां जाएगा? क्लॉकवाइज के लिए फोर्स कहां जाएगा? ऊपर। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, आपको समझ में अब आ रहा है। तो ये आपके पास है, तो ये आपके पास लग गया FT5, और अगर आपके पास ये है तो यहां पे लग जाएगा आपके पास FT6। तो बताओ किस वोल्ट में आपके पास थीटा 0 है? भाई देखो, R तो देखो इनमें से तो कम है, और R1 R3। पहले देखो जो आपके पास वोल्ट पहला है, तीसरा है, जो आपके पास चौथा है और छठा है, इनमें भाई जो R है वो तो सेम ही है।
इनमें आर तो भाई सेम ही है, आर तो सेम ही है, तो हम वैल्यू किसकी देखेंगे, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू देखो जीरो कहां पर आ रही है, बोल्ट पहला, तीसरा, चौथा और छठा में देखो आपके पास थीटा की वैल्यू जीरो कहां पर आ रही है, पहले वाले में, शाबाश, ठीक है। तो बेटा आपके पास जो क्रिटिकल बोल्ट होगा ना, जो आपके पास क्रिटिकल बोल्ट होगा वो कौन सा है, वो पहला है, वो पहला है। तो मतलब आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ना, वो पहले के लिए निकालना है और इसी के लिए क्वेश्चन करना होगा, इसी के लिए क्वेश्चन करना होगा। और मैं आपसे कह देता हूं कि भाई मिनिमम बोल्ट बताओ, जहां पर वो बताओ मिनिमम बोल्ट, वो बोल्ट बताओ जहां पे मिनिमम फोर्स आ रहा होगा। आप ही बता रहे हैं सरफराज, रुकिए, मुझे वो बोल्ट बताओ जहां पे मिनिमम फोर्स आ रहा होगा। गलती कर दी बेटा आपने, विपिन बेटा गलती कर दी भाई। मिनिमम बोल्ट वहां पर होगा जहां कोस थीटा की वैल्यू -1 होगी और थीटा कितना होगा वहां पर 180 होगा, वहां 180 होगा। तो ये 180 किस में है, इस वाले में है, वो इस वाले में है भाई। अगर तुम जीरो एंगल नहीं बनाते तो तुम्हें अपने आप बनेगा, तुमने कहां बनाया है, ये क्वेश्चन निकालने का तरीका है। बेटा वहां पे सिर्फ आर मिनिमम है, बट थीटा की वैल्यू तो ज्यादा है ना। हाँ, एक बोल्ट में एंगल जीरो है तो वो क्रिटिकल हो गया। एंगल 18p, हाँ 180 प्लस, तो भाई 180 होता है सर, दोबारा बताओ। मैं इसको एक दूसरे क्वेश्चन से बताता हूं, ठीक है, इसी का मॉडिफाइड पार्ट करते हैं, देखते हैं आप क्या करते हो। इसी का मॉडिफाइड पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करते हो। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। थीटा जीरो और आर मैक्सिमम, थीटा जीरो और आर मैक्सिमम। अगेन कितने बोल्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब मेरा फोर्स यहां लग रहा है, मेरा फोर्स यहां लग रहा है, और जो फोर्स जो बन रहा है ना आगे, जो फोर्स जा रहा है वो यहां से ऐसे जा रहा है, ये सीजी ऑफ बोर्ड, ये सीजी ऑफ ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये आपके पास सीजी से कितना दूरी पर है, एल पर। अब बताओ सीजी से एल दूरी पर है। बेटा मिनिमम वैल्यू के लिए सिर्फ आप दो बातें याद रखिए कि वहां पर थीटा की वैल्यू जीरो माने कि मिनिमम होना चाहिए और आर की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, बस। अब आपके पास ये फोर्स लग रहा है जो इस सीजी से कितना डिस्टेंस पर लग रहा है, एल। तो चलो मुझे ये बताओ, सीजी पर एक तो शियर फोर्स आ रहा है ऐसा पी, मोमेंट कैसा लग रहा है, इस सीजी के ऊपर एक तो फोर्स आ रहा है ऐसा, और मोमेंट कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सुधीर बेटा अभी बता रहे हैं, इसी में बताऊंगा वो चीज भाई। P इंटू एल तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी आपके पास कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज ही लग रहा है, P इंटू एल। आप करो, कितने ग्रुप है, कितने बोल्ट है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, क्लियर। अब निकालो, सबकी फोर्स इस तरफ है, इस डायरेक्शन की फोर्स इस तरफ है, तो सब में कर दो, सब में कर दो, कितना, P/6, इसमें भी कितना, P/6, इसमें भी कितना, P/6, इसमें भी कितना, P/6, इसमें भी आपके पास कितना, P/6, और इसमें भी कितना, P/6। यहां तक क्लियर है क्या सबको,
शाबाश बेटा विशाल, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, दोनों आंसर सही हैं आपके विशाल। इस केस के लिए बिल्कुल क्वेश्चन सही है, आपके आंसर बिल्कुल सही है। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? यहां तक सभी को क्लियर है क्या डायरेक्शन? पहले बताइए, जो ये जो शियर फोर्स लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन है हर बोल्ट के अंदर, वो आपके पास क्लियर है क्या? हाँ पहले ही बताओ ये क्लियर है क्या, फिर बाद में बात करेंगे। क्लियर है? आगे चलो, अब आगे चलो। ये अगर आपके पास यहां सीजी से आपके पास अगर ये R1 है तो क्लॉकवाइज के लिए फोर्स कहां लगेगा? बताओ बेटा सरफराज, कहां लगेगा, ऊपर या नीचे? सभी लोग बताओ। नीचे लगेगा, तो नीचे लगा दो ना भाई, FT1। अगर ये तुम ऐसा करो, तुम ना अभी आर मत देखो, जो आपकी दिक्कत कंफ्यूजन थोड़ा साइड में हो, आर मत देखो अभी। ये आपके पास R2 है, तो बताओ फोर्स कहां लगेगा क्लॉकवाइज के लिए? नीचे, FT2 बना के देखो सरफराज, अब बना के देखो। देखो दोनों कौन सा बोल्ट है जहां पे दोनों की डायरेक्शन सेम है। बना के देखो आप सभी लोग, और देखो कि किस बोल्ट के अंदर दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम आ रही है। हाँ बेटा, जो ये L डिस्टेंस है वो CG से ही है। सरफराज बेटा देखो बना के, आगे बोल्ट में देखो बना के, बिल्कुल सही है विपिन आपका भी, लोकेश बेटा आपका भी सही है। करके देखो, बाकी लोग करके देखो, बताओ मुझे। राम का भी सही है। बन गया ना? बनना चाहिए बेटा, बनना चाहिए आपके पास। यही क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं EAC में। हाँ बिल्कुल सही। 6 बोल्ट, 6ठा नंबर वाला बोल्ट क्रिटिकल है। आर ही कंफ्यूजन कर रहा था, उसको अलग ही करके रख देंगे। हाँ उसको अलग करके रख देना, फिर समझ जाओगे। ठीक है सरफराज बेटा, तुम्हारा मैसेज नहीं आया, तुम्हारा ही वेट कर रहा हूं मैं। बता दें? चलो बताना तो है हमें सुधी बेटा। ये R3, तो फोर्स कहां लगेगा क्लॉकवाइज के लिए? ये R3, तो बताओ क्लॉकवाइज के लिए कहां लगेगा, ऊपर या नीचे? बताओ कहां लगेगा? सुधी बेटा बोलो कहां लगेगा? अब नीचे लगा दो, FT3। यहां पे आपके पास लगा R4, तो बताओ क्लॉकवाइज के लिए कहां जाएगा, ऊपर या नीचे? सब कुछ पता है तब भी तुम ऐसे डरते हो क्वेश्चन से। ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्लॉकवाइज के लिए कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ये आपके पास डिस्टेंस है R6, तो आपके पास क्लॉकवाइज के लिए कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब देख लो, ये दोनों डायरेक्शन देख लो, इसका यहां जा रहा है, इसका यहां जा रहा, अलग है। इसका यहां जा रहा है, इसका यहां जा रहा है। इन दोनों डायरेक्शन में बोल्ट क्या है, इन दोनों डायरेक्शन में क्या है, फोर्स सेम है। तो आपके पास जो क्रिटिकल बोल्ट है, जो आपके पास क्रिटिकल बोल्ट है, वो कौन सा है, तीसरा। क्योंकि यहां पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है बेटा। यहां पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर क्या? हाँ तो बोल दो सुदीप बेटा। हाँ ये एक ट्रिक टाइप ही है। उसका तुम निकाल के देखोगे,
सर पीछे वाले का 4 वाला भी बता दो। पीछे वाले का 4 कहाँ था? पीछे वाले का तो आंसर पहला था, पहला। सुधीर बेटा पीछे वाले का आंसर पहला था, 4 कहाँ था आंसर? हाँ, क्रिटिकल वैल्यू वो होती है, क्रिटिकल बोल्ट वो होती है जहां पे लोड की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, चलो चलो आपसे एक केस और करवाता हूं, आपसे एक केस और करवाते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं इसके बाद मैक्सिमम आंसर आए। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम आंसर आए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सीजी ऑफ ग्रुप हो गया इसका। जो फोर्स अब लग रहा है ना, ढंग से देखना, ये सीजी ऑफ ग्रुप है। फोर्स यहां से पास हो रहा है, फोर्स यहां से पास हो रहा है, मतलब यहां से कितना है, L डिस्टेंस। तो मुझे बस ये बता दो कि मेरे सीजी के ऊपर एक तो फोर्स जा रहा है ऐसा, और मोमेंट कैसा आएगा। पिछले वाले का आंसर बेटा 3 था, ऊपर लिखा है जो आपने क्रॉस वाला स्लाइड 7, मैं वो पूछ रहा हूँ सर, आपने जो ऊपर लिखा है आपने 7 वाला पूछ रहा हूँ। बेटा कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। वो कब मिलती है? जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो वो क्रिटिकल नहीं होता। मैं जब बोलता हूं कि भाई मिनिमम बोल्ट, मिनिमम वो बोल्ट जिसमें लोड के वैल्यू मिनिमम होगा, तो वो 180 पर होगा, और वो बोल्ट जहां पे लोड मैक्सिमम होगा वहां थीटा कितना होना चाहिए, 0। ऐसे बोला था मैंने। ठीक है सुधीर बेटा, मैंने आपको क्या बोला है वहां पर? मैंने बोला है कि जो लोड आपके पास अगर मैक्सिमम आ रहा है तो थीटा 0 होना चाहिए, अगर बोल्ट में लोड आपके पास मिनिमम आ रहा है तो थीटा 180 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बोला था मैंने। तो मेरे को ये बताओ, इस सीजी के ऊपर एक तो फोर्स जा रहा है P, दूसरा मोमेंट कैसा आ रहा है ये बताओ। शाबाश बेटा हिमांशी, शाबाश। कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो P इंटू एल, भाई सीजी की तरफ जाएगा ना, P इंटू एल, तो यहां पर आपके पास मोमेंट ऐसे लगेगा, P इंटू एल, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ विशाल बेटा आपका गलत है, 5 नहीं आएगा यहाँ पर, 6 आएगा। हाँ 6, बिल्कुल सही। अब 6 बोल्ट है यहाँ पर, 6 बोल्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। बताओ क्रिटिकल बोल्ट कौन सा है? हाँ, और मिनिमम बिल्कुल तीसरा। शाबाश हिमांशु बेटा, शाबाश। हाँ विशाल आपका भी बहुत अच्छा है, शाबाश बेटा। ब्रिजवाल का भी आ गया, शाबाश। संदेव डन बेटा। और बताइए, बाकी लोग बताइए आंसर। हाँ शाबाश बेटा विपिन। पहली बात, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा है? ये है P/6, 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 P/6। ओके, ये यहां पर आपके पास क्या हो गया, CG। ये आपके पास क्या हो गया, CG। ये आपके पास है R1। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मोमेंट कहां जाएगा, फोर्स कहां जाएगा, ऊपर या नीचे? यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसा घुमाना है, तो कहां जाएगा? यहां जा रहा है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए? ऊपर, बिल्कुल सही। ये हो गया आपके पास FT1। ये आपके पास अगर R2 है तो फोर्स कहां जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ऊपर या नीचे? FT2। ऐसे ही ये आपके पास अगर R3 है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कहां जाएगा, आपके पास ऊपर जाएगा, FT3।
अगर ये आपके पास R4 है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कहां जाएगा? नीचे, FT4। अगर ये आपके पास R5 है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कहां पे जाएगा? कहां जाएगा? नीचे, FT5। अगर ये आपके पास R6 है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपके पास कहां जाएगा बेटा? नीचे जाएगा। हाँ तो बोल दो बेटा, हाँ तो बोल दो। अगर अभी भी समझ में नहीं आता ना बेटा तो क्या बताएं तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा क्रिटिकल बोल्ट 6। क्योंकि बेटा जो आपके पास इसेंट्रिक लोडिंग लगती है ना, कभी भी पढ़ लेना, सोम में, RCSC में, यहाँ पर टोस में, जब भी इसेंट्रिक लोडिंग लगती है तो मैंने आपको कितनी बार कहा है, वहां पे दो चीजें आती हैं, एक आता है फोर्स और दूसरा आता है मोमेंट। और एक आपके पास फोर्स के कारण से मैं देख रहा हूं और एक मोमेंट के कारण से फोर्स देख रहा हूं। यहाँ पे दो आपके पास फोर्स आएंगे, एक लोडिंग के कारण से आएगा और दूसरा उस मोमेंट के कारण से आएगा जो इसेंट्रिक कारण से जनरेट हो रहा है, और वो देगा आपके पास क्या? वो फोर्स देगा। मोहन बेटा तुम पूछ लो। हाँ, मोमेंट उसी में आएगा जिसमें इसेंट्रिक कनेक्शन है, उसी में मोमेंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मिनिमम कहां पे होगा? मिनिमम होगा जहां पे थीटा की वैल्यू 180 होगी। तो मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम फोर्स इन बोल्ट कौन सा? तीसरा, क्योंकि बेटा वहां पे थीटा कितना है? 180 डिग्री है। हाँ, डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा, चले आगे। चलो ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल है। पैरेलल कहाँ है बेटा? अपोजिट होगा ना, ऐसे होते हैं, ऐसे अपोजिट है, ये तो अपोजिट होगा ना सरफराज। कहाँ हुआ बेटा पैरेलल? पैरेलल में तो आपके पास थीटा 0 हो गया ना। देखिए पैरेलल में थीटा कितना है? 0। जब आप इस जीरो वाली वैल्यू को यहां पुट करोगे ना, यहां पुट करोगे तो वहां पर जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम आएगा। कोई बात नहीं बेटा, एक बार सरफराज दोबारा से देखना, इस थीटा की वैल्यू को 0 रख के वो वैल्यू निकालना FR का, आप समझ जाओगे। ठीक है सरफराज बेटा, दोबारा से एक बार इस वीडियो को देखना, आप समझ जाओगे। और नहीं आए तो बेटा मैं तुम्हारे लिए हूं, तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें दोबारा वहीं पर बताऊंगा। ठीक है ना, तुम टेंशन मत लो। चलिए ठीक है, बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 भी आपके पास इसेंट्रिक कनेक्शन होगा, बट ये थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग होगा। दिखा देता हूं भाई इसमें अलग होने वाला क्या है। टाइम कितना है? हाँ, हो जाएगा 20 मिनट। यहाँ पे अलग क्या है वो बात करते हैं। ये आपके पास कनेक्शन कुछ ऐसे है, ये आपके पास कनेक्शन कुछ ऐसे है। ठीक है, इस टाइप से। यहाँ आपके पास क्या हो गया? CG ऑफ मेंबर। यहाँ पर आपके पास क्या है कि यहाँ पर एक एंगल लगा कनेक्टेड है, इस तरीके से एंगल कनेक्टेड है, और यहाँ पे कनेक्टेड है किससे? बोल्ट से। और लोड जो लग रहा है वो आपके पास इस एंगल सेक्शन पे लग रहा है P पर। कितना लग रहा है? P पर।
जो इसके आउटर से कितने डिस्टेंस पर है, L पर। अगेन बात आपके पास क्या आती है, ढंग से समझना बेटा, अब यहाँ पर अच्छे से समझना, ठीक है। ये आपके पास बोल्ट है, ये जब फोर्स ट्रांसफर होगा इन बोल्ट पर तो कैसे जाएगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो यहां पर भी एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ये P लग रहा है तो क्या लगेगा, P लगेगा। जो P है इसके से दूरी पर लग रहा है L पर, तो ये P इंटू L एक मोमेंट देगा जिसकी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, P इंटू L, P इंटू L। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पे जो ये बोल्ट है ना वो ऐसे लगे पड़े हैं, यहां पर ये बोल्ट कैसे लगे पड़े हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो बोल्ट है वो आपके पास इस बोल्ट को कैसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ऐसे। तो बताओ चेंज किस में हुआ, क्रॉस सेक्शन में या फिर लेंथ में, बताओ चेंज किस में हुआ, क्रॉस सेक्शन में या फिर आपके पास लेंथ में, लेंथ में चेंज हुआ। तो यहां जो मोमेंट है वो कौन सा है, टॉर्जन मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, बताओ। यहां जो आपके पास मोमेंट है वो बेंडिंग मोमेंट होगा या टॉर्जन मोमेंट होगा, कौन सा होगा, बेंडिंग मोमेंट। शाबाश बेटा, ठीक है बेटा, कंफ्यूजिंग नहीं है, तुम शांत मन से देखोगे ना, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूं। तुम कंफ्यूजिंग बना रहे हो क्योंकि तुम समझना नहीं चाह रहे, ठीक है। चलो, तुम्हारा मन भटक रहा है बेटा, क्लास में बैठे बैठे तुम्हारा मन भटक रहा है, इसलिए तुम भटक रहे हो। मन को कमजोर मत होने दो, ठीक है ना। चलिए, क्लियर, क्या क्लियर, P और ये L लग रहा है, ठीक है। ये व्यू कहां से है, ये व्यू होता है आपके पास साइड से, ये व्यू आपके पास कहां से है, साइड से। अगर मैं यहां से जाके दिखाऊंगा ना सामने से, तो तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें दिखेगा कि एक बीम इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर ये एंगल सेक्शन लगा हुआ है इस तरीके से ये लगा हुआ है। और ये जब साइड से देखेंगे तो ये पोर्शन अंदर चला जाएगा, ये चलेगा अंदर। लोड लग रहा है आपके पास यहां पर, जो आपके पास दो बोल्ट दिख रहे हैं, ये बेटा बोल्ट दो नहीं, इन दो के पीछे दो और लग रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, बादाम खिलाओ सभी को, तुम्हें दिमाग और ज्यादा आएगा, और थोड़ा हो तो यहां जयपुर भी भेज देना, ठीक है, ज्यादा हो तो यहां पे भी भेज देना, ठीक है ना। चलो, और ज्यादा दिमाग खाएगा। क्लियर, चलिए डायग्राम बनाओ, फिर आपकी बात करते हैं। डायग्राम बना लीजिए, बना लिया क्या आप लोगों ने, आप देखिए आगे, आप देखिए आगे। ये जो मोमेंट लग रहा है, ये जो आपके पास मोमेंट लग रहा है बेंडिंग मोमेंट, आपको पता है कि जब भी बेंडिंग मोमेंट आता है ना तो वहां पे दो चीज आती है, एक कंप्रेशन और एक टेंशन। इसी मोमेंट के कारण से ये जो बोल्ट है वो कहां पे आना चाहेगा, बाहर, और जो ये नीचे वाला बोल्ट है ये कहां जाना चाहेगा, अंदर की तरफ। मतलब ये जो आपके पास बोल्ट है वो इसको कहां खींचेगा, ऐसे, कहां खींचेगा आपके पास, ऐसे। तो ये ऊपर वाले बोल्ट तो कहां जाएंगे, बाहर, और नीचे वाले कहां जाएंगे, अंदर। इस तरीके से आपके पास इस बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट आपको बोल्ट पे देखने को मिलेगा। सेकंड वाला डायग्राम बेटा आपके पास ये एलिवेशन है, एलिवेशन है मतलब सामने से व्यू है। ये जो आपके पास सेक्शन है वो पीछे वाला है, और ये जो सेक्शन है वो आप कहां से देख रहे हैं, ऐसे। तो ये वाला पोर्शन अंदर चला जाएगा, जो दो बोल्ट थे वो दो के पीछे दो बोल्ट और लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, क्या कहते हैं अब इन्हें, यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर पहली बात, ड्यू टू शियर फोर्स, ड्यू टू डायरेक्ट शियर फोर्स, जो आपके पास कौन सा लग रहा है, ये वाला, इस फोर्स के कारण से, इस डायरेक्ट शियर फोर्स के कारण से,
ड्यू टू डायरेक्ट shear force, direct shear force. All the bolt subjected to, all the bolts subjected to direct shear stress, subjected to direct shear stress, मतलब ये जो आपके पास फोर्स है उसके कारण से सभी पे क्या आने वाला है, डायरेक्ट shear स्ट्रेस आने वाला है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, इसके कारण से बात कर रहा हूं। ये जो फोर्स लग रहा है नीचे, सब पे फोर्स कैसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, कैसे आएगा, डायरेक्ट shear स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट शेयर। दूसरी बात, मोमेंट की बात करते हैं। ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के कारण से क्या इफेक्ट आ रहा है, दी बोल्ट above the neutral axis, above the neutral axis are subjected to tension, and below the neutral axis are subjected to compression, क्या कहना चाह रहा है कि जो ये आपके पास मोमेंट लग रहा है इसका न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास करेगा, यहां से। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले जो बोल्ट है उनमें आपके पास क्या लगेगा, कंप्रेशन, और उससे नीचे वाले बोल्ट में क्या लगेगा, कंप्रेशन लगेगा। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर टेंशन और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे कंप्रेशन। तो बेटा यही चीजें मैंने यहां पर लिखी है, यही चीजें मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, बनाओ इसको बनाओ। बना लिया। अब आपके पास क्या होगा, देखो यहां पर, ड्यू टू टेंशन फोर्स, नो contact between the bolt and plate, and tensile force only resisted by bolts only। अब देखिए क्या हुआ, क्या कह रहा है, यहां पे डायग्राम बेकार हो जाएगा। यहां क्या कहना चाह रहा है कि ये जो आपके पास फेस है, जहां पे आपके पास ये एंगल कनेक्टेड है, यहां से ये किससे कनेक्टेड है, बोल्ट से। किससे कनेक्टेड है, बोल्ट से। अब आपके पास क्या होता है, ये जो आपके पास कंप्रेशन फोर्स है ये तो आपके पास बोल्ट को और क्या कर देगा, टाइट कर देगा। ये आपके पास जो बोल्ट आपके पास कंप्रेशन लग रहा है इसको क्या करेगा, टाइट करेगा। पर ये जो बोल्ट है जहां पे आपके पास क्या लग रहा है, टेंशन। बेटा क्या लग रहा है, टेंशन। इस कारण से आपके पास जो ये सेक्शन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। अब आपके पास क्या होगा, यहां पे जो आपके पास सेक्शन है और ये सेक्शन का कांटेक्ट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बोल्ट को कहां निकालना चाह रहा है, बाहर, जिस कारण से प्लेट बाहर लटक, इस तरीके से लटक जाएगी। और जितने भी आपके पास टेंशन फोर्स होंगे अब वो ये मेंबर नहीं रोक पाएगा, वो सिर्फ कौन रोकेगा, ये बोल्ट रोकेगा। कौन रोकेगा, बोल्ट रोकेगा। तो मैंने यही लिखा है कि टेंशन फोर्स के कारण से इन दोनों का जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाता है, जिस कारण से ओनली जो टेंशन फोर्स है वो ओनली कौन रोकेगा, यहां पे बोल्ट रोकेगा। इसलिए कहा जाता है कि बोल्ट मेनली कौन सा लोड लेता है, टेंसाइल लोड लेता है। ठीक है,
लास्ट पॉइंट बेटा ये कहना चाह रहा है कि ये जो आपके पास टेंशन फोर्स है, इस कारण से जो ये सेक्शन का कांटेक्ट है इससे हट जाता है, कांटेक्ट इसका इस सेक्शन का इससे हट जाता है, और जो भी आपके पास टेंशन फोर्स आ रहा है ना, वो अब कौन रोकेगा? ओनली बोल्ट रोकेगा। ओनली कौन रोकेगा? बोल्ट रोकेगा। ये कहना चाह रहा है। चलिए बनाइए इस पॉइंट को। ठीक है, हाँ तो बस क्रिटिकल कॉम्बिनेशन लिख लो। ठीक है, बस क्रिटिकल कॉम्बिनेशन लिख लो। ये क्वेश्चन आपके पास मोस्ट टाइम पूछा जाता है कि क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या है बोल्ट का। क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स क्या रहता है? तो बेटा याद रखना, कभी बोल्ट में शियर एंड टेंशन आता है तो ये जो फोर्स का कॉम्बिनेशन है ये बोल्ट के लिए सबसे खराब होता है। इसी कारण से जो आपके पास केस सेकंड है उनको मैं डिजाइन भी इन दो के लिए ही करता हूं। क्लियर? क्या मैं कल जब डिजाइनिंग बताऊंगा इसके आगे तो वो इन्हीं दो फोर्स पे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स है वो आपके पास यही दोनों होते हैं। क्लियर? क्या क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स जो रहती है वो आपके पास यही है। कौन से? शियर और टेंशन। शियर और टेंशन ये आपके पास क्या है? क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, देखो एक बार क्या रहता है कि पी एस कैलकुलेटेड अपॉन में पी एस का स्क्वायर प्लस में पी टी कैलकुलेटेड अपॉन में पी टी का स्क्वायर, ये लेस देन रहता है किससे? 1 से। और ये कहां दे रखा है आपके पास? एलएसएम के अंदर। और एलएसएम किसके लिए डिजाइन करते हो बेटा? बोल्ट के लिए डिजाइन करते हो। किसके लिए डिजाइन करते हो? बोल्ट के लिए। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या रहता है यहां पर? दूसरा इसको हटा देना, ठीक है, ये बना देना आपके पास। दूसरा क्या रहता है? टो एस कैलकुलेटेड अपॉन में टो एस प्लस में सिग्मा टी कैलकुलेटेड अपॉन में सिग्मा टी लेस देन इक्वल टू 1.4। ये किसके लिए है? WSM के लिए। और WSM किसके लिए डिजाइन करते हैं आपके पास? ओनली रिविट के लिए। ओनली रिविट के लिए। बनाओ बेटा इस दोनों को, दोनों इक्वेशन बनाइए। इन दोनों को मैं कल आपके पास आगे डिस्कस करेंगे क्या रहता है। ठीक है, ठीक है क्या बेटा? चलिए इन्हीं को आगे बताएंगे कि ये चीजें क्या हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ 1.4 है। हाँ 1.4 है बेटा वो। सरफराज बेटा क्या कर रहे हो तुम? ले लिया क्या?
क्रिटिकल बोल्ट के लिए कैसे डिजाइन करेंगे जब मिनिमम बोल्ट के लिए फेल हो जाएगा? वो बेटा लोडिंग के कारण से आ रहा है, लोडिंग के कारण से। तुमने चीज ढंग से सुनी ही नहीं मनमोहन बेटा। अगर तुम चीजें सुन रहे थे तो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनता। मैंने कहा था कि सारे बोल्ट यहां पर एक जैसे हैं। मैंने यहां पर कहा था कि आपके पास सभी बोल्ट एक जैसे हैं। अगर कोई बोल्ट मैक्सिमम लोड को रोक पा रहा है, अगर आपके पास कोई बोल्ट मैक्सिमम लोड को रोक पा रहा है, तो ये बताओ जो आपके पास मिनिमम लोड आ रहा होगा उस बोल्ट में, क्या वो उसको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा? ये बात बताइए। तो बस तुम्हें आंसर पूछना ही नहीं चाहता। मैं किसी बोल्ट को मैक्सिमम के लिए डिजाइन कर रहा हूं, तो मिनिमम वाला वो लोड रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा? तो वो तो आराम से रोकेगा ना सर। हाँ, ठीक है बेटा। थैंक यू आप सभी को वापस यहाँ पर आने के लिए, और वापस हम आपसे कल मिलेंगे मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते रहिए। अभी हम जयपुर में हैं और आप अपने घर पे हैं, इसी कारण से। ठीक है, चलिए। हाँ, यही क्वेश्चन कल डिस्कस करूंगा, यही फॉर्मूला। हाँ, यही आपके पास फॉर्मूला मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पे 1.4 है। ये PS कैलकुलेटेड डिवाइड बाय PS का स्क्वायर है, प्लस में PT कैलकुलेटेड अपॉन PT का स्क्वायर है। ये आपके पास स्ट्रेस है, टो एस कैलकुलेटेड अपॉन में टो एस, सिग्मा टी कैलकुलेटेड अपॉन सिग्मा टी 1.4। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। क्लियर? कल मिलेंगे आपसे। हाँ, यही डिस्कस करेंगे आपसे कल। लेंथी है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा सुदीप, बोलो ना। अरे बेटा, गुड नाइट।